नमस्कार। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक पर बात करने वाले हैं। जी। जयशंकर प्रसाद जी का इरावती। जी, इरावती, जो प्रसाद जी का एक तरह से अधूरा नाटक भी माना जाता है, लेकिन अपने आप में बहुत गहरा है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास ना इस नाटक का एक काफी अच्छा विश्लेषण है जो इसकी कहानी, इसके पात्र और जो गहरे संदेश हैं उन पर रोशनी डालता है। तो इरादा यही है कि इस विश्लेषण के जरिए इरावती के उसके मन तक पहुंचे। सही। किरदारों को समझें, कहानी के मोड़। हाँ, और प्रसाद जी आखिर कहना क्या चाहते थे, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रेम, कर्तव्य और खासकर नारी सम्मान, सामाजिक मूल्य, इन सब बड़े सवालों पर एक साहित्यिक विमर्श है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। देखते हैं कि प्रसाद जी की वो जो खास काव्यात्मक भाषा है और वो भावनाओं की गहराई, वो इरावती में कैसे उभरती है। और आज के लिए उसके क्या मायने, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हाँ, तो सबसे पहले इस नाटक की बुनावट पर थोड़ी बात करते हैं। ये विश्लेषण कहता है कि इरावती सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। भाई, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये प्रेम, कर्तव्य, नारी सम्मान, सामाजिक मूल्य, इन सब का एक उलझा हुआ सा ताना बाना है। और प्रसाद जी ने बड़ी खूबी से इसमें वो नारी स्वतंत्रता वाली बात, हाँ, आत्म बलिदान और जिसे वो मर्यादा कहते हैं, उस भावना को पिरोया है। उनकी भाषा में खास किस्म का आदर्शवाद है ना, जो उनकी लेखन की पहचान भी है। बिल्कुल। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है कि प्रसाद जी ने नाटक जैसी विधा को चुना, हाँ। जो उस समय आप देखिए मनोरंजन का एक मुख्य साधन थी, और उसके जरिए वो इतने गंभीर सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ये विश्लेषण भी इशारा कर रहा है, ये उस वक्त के समाज में नारी की क्या स्थिति थी, उसका आत्मसम्मान, उसकी जगह, उस पर एक सोचा समझा बयान था। जरा सोचिए, उस दौर में ये सब बातें करना। हाँ, उस दौर में जब महिलाओं के अधिकारों पर, उनकी मर्जी पर बात करना ही अपने आप में बड़ी बात थी। प्रसाद जी नारी स्वतंत्रता और मर्यादा जैसे विचारों को कहानी के बिल्कुल केंद्र में ला रहे थे। ये वाकई में लीक से हटकर था। बिल्कुल। और इस कहानी को जिंदा करते हैं इसके पात्र। जाहिर है केंद्र में तो इरावती ही है। ये विश्लेषण उन्हें सिर्फ नायिका नहीं कहता, बल्कि एक बुद्धिमान, एक साहसी युवती के रूप में दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी का पूरा वजन, उसकी दिशा, सब इरावती के कंधों पर है। सही। उनका किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, वो उसे गढ़ रहा है। वो सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही, वो खुद घटना ही बना रही है एक तरह से। हाँ, और इरावती का चरित्र सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, वो उस आदर्श का प्रतीक है जिसे शायद प्रसाद स्थापित करना चाहते थे। बिल्कुल। सौंदर्य और बुद्धि का संगम तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका वो नैतिक बल और आत्मसम्मान की भावना। फिर आते हैं राजा। राज्य के शासक हैं, शक्तिशाली हैं और इरावती से प्रेम भी करते हैं। लेकिन उनका प्रेम कहानी में एक उलझन पैदा करता है। हाँ, क्योंकि वो अपनी सत्ता, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए। जी। और एक और अहम किरदार है विप्रवर, जो एक धार्मिक विद्वान है। विश्लेषण के मुताबिक वो नारी की मर्यादा पर सवाल उठाते हैं। हाँ, वो शायद उस समय की जो परंपरागत सोच थी, या कह सकते हैं रूढ़िवादी सोच, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते हैं। सही। और इनके अलावा सेनापति और दूसरे छोटे पात्र भी हैं, जो सब मिलकर उस समय के समाज की एक तस्वीर पूरी करते हैं। उसकी मान्यताएं, उसके दबाव, सब कुछ। हाँ, वो पूरा सामाजिक ताना बाना दिखाते हैं। लेकिन वापस इरावती पर आते हैं। विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि वो सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि विदुषी है, आत्मनिर्भर है। जी। ये बात उन्हें पारंपरिक नायिकाओं से एकदम अलग करती है, जहां अक्सर नायिका का गुण बस उसकी सुंदरता या कोमलता मान लिया जाता था। बिल्कुल। यहाँ ज्ञान और आंतरिक शक्ति पर जोर है। तो क्या ये प्रसाद जी का एक सचेत प्रयास था उस समय की सूझ को चुनौती देने का? निश्चित रूप से। मुझे तो यही लगता है प्रसाद जी इरावती के माध्यम से यही स्थापित कर रहे थे कि स्त्री का मूल्य उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं है, या किसी पुरुष पर उसकी निर्भरता में नहीं है, बल्कि उसके अपने विचारों में, उसके ज्ञान में और उसकी नैतिक दृढ़ता में है। उसका आत्मनिर्भर होना, उसका विदुषी होना, ये सब उसे एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है, न कि केवल एक वस्तु या किसी की संपत्ति के रूप में। ये उस समय के लिए तो बहुत ही क्रांतिकारी चित्रण था। और यहीं से कहानी का जो मुख्य द्वंद्व है वो उभरता है, प्रेम और अधिकार के बीच का टकराव। हाँ। राजा इरावती से प्रेम करते हैं, ये तो साफ है, लेकिन जैसा ये विश्लेषण बताता है,
जब उनका प्रेम स्वीकार नहीं किया जाता तो वो बल का प्रयोग करते हैं। हाँ, वो बलपूर्वक विवाह का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं और यहीं पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। बिल्कुल क्योंकि इरावती इस जबरदस्ती का पूरी ताकत से विरोध करती है। बिल्कुल, और ये विरोध बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम के भाव को नहीं समझती या उसे ठुकरा रही हैं। विश्लेषण ये इशारा करता है कि वो प्रेम को पवित्र मानती हैं। हाँ, मानती हैं। लेकिन किसी भी तरह की जबरदस्ती, दबाव या कहिए कि मर्यादा के उल्लंघन पर आधारित रिश्ते को वो स्वीकार करने से साफ इनकार कर देती हैं। और उनका ये इनकार सिर्फ राजा के प्रस्ताव का विरोध नहीं है। नहीं, ये उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है जहां स्त्री की इच्छा, उसकी सहमति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें हाँ, तो इरावती का ये विरोध सिर्फ एक व्यक्तिगत ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस मानसिकता को सीधी चुनौती है जो स्त्री को महज हासिल करने की चीज समझती है, चाहे वो प्रेम के नाम पर हो या अधिकार के नाम पर। उसका तर्क जैसा इस विश्लेषण में उभरता है वो ये है कि नारी सिर्फ सौंदर्य या आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि वो विचार, आत्मबल और नैतिकता का जीता जागता रूप है। उसका ये कहना कि प्रेम में जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, और मर्यादा यानी व्यक्तिगत गरिमा और नैतिक सीमाएं, इनका उल्लंघन करके पाया गया संबंध अस्वीकार्य है। ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। ये सीधे सीधे स्त्री की एजेंसी, उसकी अपनी मर्जी और फैसले लेने के अधिकार पर जोर देता है। यहाँ मर्यादा शब्द पर थोड़ा और रुकना चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल शायद इस शब्द के मायने कुछ बदल गए हैं। हाँ, या इसे सिर्फ सामाजिक बंधनों से जोड़कर देखा जाता है। जी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रसाद जी के लिए मर्यादा का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये व्यक्तिगत गरिमा, आत्मसम्मान और नैतिक सिद्धांतों से जोड़ा था, खासकर प्रेम जैसे पवित्र रिश्ते के संदर्भ में। बिल्कुल। इरावती का विरोध इसी गहरी मर्यादा की रक्षा के लिए था। ये सिर्फ बाहरी लोकाचार या सामाजिक नियम नहीं थे। नहीं, इरावती के लिए मर्यादा उसकी अपनी पहचान, उसके आत्मसम्मान का सवाल था। वो प्रेम चाहती थी, लेकिन ऐसा प्रेम जो सम्मानजनक हो, जिसमें दोनों पक्षों की गरिमा बनी रहे। और जबरदस्ती से पाया गया संबंध उसकी नजर में प्रेम था ही नहीं। वो अपमान था, और वो इस अपमान को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, चाहे सामने राजा ही क्यों ना हो। और नाटक के अंत में क्या होता है? ये विश्लेषण बताता है कि इरावती अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में सफल रहती है। हाँ, सफल रहती है। भले ही इसके लिए उसे सामाजिक रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, वो किसी दबाव या प्रलोभन के आगे झुकती नहीं है। जी, उसका चरित्र महज एक कहानी का पात्र नहीं रह जाता, बल्कि वो नारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की एक मिसाल बन जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि व्यक्ति की जो आंतरिक गरिमा है, वो किसी भी बाहरी सत्ता या परिस्थिति से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है। इसका ये स्टैंड उसे एक दुखद पात्र नहीं बनाता। नहीं, बल्कि एक नायिका बनाता है जिसने अपनी शर्तों पर जीवन जीने का साहस दिखाया। उसका अंत शायद पारंपरिक वाला सुखद अंत ना हो, लेकिन नैतिक जीत तो सीधी होती है। तो इस पूरे विमर्श से, इस नाटक से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? ये विश्लेषण कुछ अहम संदेशों को रेखांकित करता है। पहली बात, और शायद सबसे जरूरी, कि नारी सिर्फ सुंदरता की मूर्ति नहीं है, उसमें चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है और अपना आत्मबल है। वो एक स्वतंत्र इकाई है जिसके अपने विचार और निर्णय हैं। सही। दूसरी बात, प्रेम का आधार आपसी सम्मान और स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ, इसमें जबरदस्ती, अधिकार या बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। सच्चा प्रेम थोपा नहीं जा सकता, वो वहीं पनपता है जहां मर्यादा और आपसी सम्मान हो। तीसरा संदेश समाज के लिए है। नाटक ये सवाल खड़ा करता है कि क्या समाज स्त्री को वो स्थान और सम्मान देता है जिसकी वो हकदार है? हाँ, क्या समाज उसकी इच्छाओं और अधिकारों को समझता है, स्वीकार करता है? ये उस समय के लिए भी प्रासंगिक था, और शायद आज भी है। बिल्कुल। और चौथी बात, जो राजा के किरदार से भी स्पष्ट होती है, कि रिश्ते या संबंध सत्ता या अधिकार से नहीं बनते। वो प्रेम, विश्वास और आपसी आदर्शों की नींव पर टिकते हैं। राजा का बल और अधिकार भी इरावती की नैतिक दृढ़ता और आत्मसम्मान के सामने फीका पड़ जाता है। सही। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि जयशंकर प्रसाद ने लगभग 1 सदी पहले जो ये संदेश दिए थे, वो आज हमारे समय में कितने प्रासंगिक हैं? ये बड़ा सवाल है। विश्लेषण कहता है कि प्रसाद ने इस रचना के जरिए साहित्य और समाज को नारी के सम्मान की नई दिशा देने का प्रयास किया।
ये नाटक हमें संवेदनशील बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या हमारा समाज उन मूल्यों को, नारी का सम्मान, उसकी स्वतंत्रता, प्रेम में सहमति, क्या पूरी तरह से अपना पाया है, जिनकी वकालत प्रसाद ने की थी? ये सोचना होगा। ये मुद्दे आज भी हमारे समाज में बहस का केंद्र बने हुए हैं, शायद और भी नए और जटिल रूपों में। बिल्कुल, और ये विश्लेषण इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इरावती भारतीय समाज में नारी की भूमिका, उसकी गरिमा और उसके आत्मसम्मान को केंद्र में रखकर लिखा गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नाटक है। जी, ये महज एक साहित्यिक कृति होने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सामाजिक चेतना को झकझोरने और जगाने का एक गंभीर प्रयास था। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इरावती महज कागज पर लिखे संवाद नहीं है। ये इरावती नाम की एक असाधारण, एक साहसी स्त्री की कहानी है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी मर्यादा के लिए खड़ी होती है। वो उस समय की जड़ हो चुकी सामाजिक मान्यताओं और सत्ता को चुनौती देती है। सही कहा। ये प्रेम की असल प्रकृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा पर एक गहरा चिंतन है, जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ एक विचार में छोड़ जाता हूँ श्रोताओं के लिए कि इरावती जैसे साहित्यिक कार्य आज भी हमारे समाज में महिलाओं के स्थान, उनके अधिकारों, उनके सम्मान से जुड़ी जो बहसें चल रही हैं, हाँ। उन्हें किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। नाटक में जिस मर्यादा और आत्मसम्मान की बात इतने जोर शोर से की गई है, क्या समय के साथ उनके अर्थ और मायने बदल गए हैं? क्या आज की युवा पीढ़ी के लिए इन शब्दों का वही वजन है जो शायद प्रसाद के समय में रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कला और साहित्य आज भी वो ताकत रखते हैं कि समाज में बदलाव ला सकें, जैसा प्रसाद जैसे लेखकों ने अपने समय में करने का सपना देखा था? ये प्रश्न हमें इरावती के स्थायी महत्व और उसकी प्रासंगिकता पर और सोचने के लिए प्रेरित करता है।